हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो अपन डिस्कस कर रहे थे मैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आज का अपना टॉपिक रहेगा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस या फिर अवमंदित दोलन। ठीक है, तो इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन और आज अपन डिस्कस करेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन या फिर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर अपन बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करना हो तो आप जो अपना ऐप है आई स्टडी ऑनलाइन का, वहाँ से कोर्स ले सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर अपन बस इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि चीज़ों को अपन डिटेल में पढ़ सकें। ओके, तो आज का अपना टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशंस या फिर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। ठीक है, देखो अब सबसे पहले अपन ये डिस्कस करेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होता है। तो अपना पहला क्वेश्चन ये है कि अवमंदित सरल आवर्त गति क्या होता है। देखिए, तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है एंड ड्राइव द डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेशन फॉर ए लो डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आपको ये बताना है कि डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है एंड डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है और लो डैम्पिंग के लिए इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, अब देखिए अपन ने कल डिस्कस किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। उसमें ये डिस्कस किया था कि एक अपने पास पार्टिकल था जो कि किसी रस्सी के द्वारा किसी स्ट्रिंग के द्वारा बंधा हुआ था और उसका मोशन इस तरह से हो रहा था। ओके, ये जो मोशन है जो एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे पार्टिकल अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है और जो पार्टिकल है इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, जो कि डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ होता है। ठीक है, तो ये जो मोशन है पार्टिकल का इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और जो पार्टिकल ये मोशन एग्जीक्यूट करता है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब डिस्कस करेंगे अपन डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, देखिए अगर अपने पास एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ये है, अगर इसको मैं किसी मीडियम में रखूं, फॉर एग्जांपल इस ऑसिलेटर को अगर मैं पानी के अंदर रखूं या फिर इस ऑसिलेटर को मैं रखूं किसके अंदर, किसी मीडियम, फॉर एग्जांपल ऑयल हो सकता है, जल हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को किसी मीडियम के अंदर रखें, उस केस के अंदर तो इसके ऑसिलेशंस हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। देखो पहले ये पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेशंस कर रहा था, बट जब इसको किसी मीडियम में रखेंगे तो इसके जो ऑसिलेशंस होंगे वो धीरे 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 क्या होंगे, कम होंगे, एक पॉइंट पर आकर ये रुक जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, देखो इस तरह से, ये देखिए ये अपना एक पार्टिकल है जो कि किसी स्प्रिंग के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक स्प्रिंग भी ले सकते हैं और एक स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, इस पार्टिकल को, इस ऑसिलेटर को अपने डाला है एक लिक्विड के अंदर। तो जब इसको एक लिक्विड के अंदर डालते हैं तो इसके जो मोशंस होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। और जो पार्टिकल ये मोशन एग्जीक्यूट करेगा उसको बोलते हैं डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, देखो तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। तो अगर एग्जाम में ये आए डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है तो आपको यही लिखकर आना है। ठीक है, अब देखिए आगे, जब अपन डिस्कस कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके अंदर पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता था, रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, तो एक तो अपने पास फोर्स लगेगा रीस्टोरिंग फोर्स, वो अपने पास क्या था, माइनस के अक्स था। तो अगर बात करें डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तो इसके ऊपर भी सेम फोर्स लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स, बट इसके ऊपर एक फोर्स और लगता है, वो लगता है ड्यू टू मीडियम। तो जो मीडियम है जिसके अंदर
पार्टिकल को रखा है अपन ने, उस मीडियम की वजह से जो अपने पास सरफेस है पार्टिकल का और जो मीडियम है पार्टिकल, जो मीडियम है, उन दोनों की सरफेस पे क्या लगता है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जो कि चाहता है कि पार्टिकल क्या रहे, मोशन ना करे। तो ये लगता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन करेगा उसके अपोजिट क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और वो लगता है ड्यू टू मीडियम। ठीक है, देखो तो एक अपने पास क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे आर का मतलब है रीस्टोरिंग फोर्स, और जो मीडियम की वजह से फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको डैम्पिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो इसको एफ डी से दर्शाएंगे, डैम्पिंग फोर्स। और जो डैम्पिंग फोर्स होता है वो वेलोसिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके, वेलोसिटी के। तो जो अपने पास पार्टिकल मूव कर रहा है उसका जो वेलोसिटी होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एंड ये जो डैम्पिंग फोर्स है वो लगता है पार्टिकल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। देन यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा इस तरह से। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, देखो ध्यान से। तो ये अपने पास रीस्टोरिंग फोर्स है और ये अपने पास डैम्पिंग फोर्स है। ओके, तो जब बात कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसमें बस एक फोर्स था, वो था अपने पास रीस्टोरिंग फोर्स। बट जब डिस्कस करते हैं डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें दो फोर्स लगते हैं पार्टिकल के ऊपर, एक तो होता है रीस्टोरिंग फोर्स, एक क्या होता है, डैम्प्ड फोर्स। ठीक है, देखो अब जो टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स इनका क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे। देखो अब डिस्कस करते हैं अपन कि जो अपने पास लो डैम्पिंग है ये क्या होता है, और जो डैम्पिंग है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, देखो इसको भी डिस्कस करते हैं, एक सेकेंड। ये देखिए अपना टॉपिक है डैम्पिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, देखो तो देयर आर टू फोर्स एक्ट ऑन द डैम्पिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। दो फोर्स है, ये तो अपने पास है रीस्टोरिंग फोर्स और ये अपने पास है अवमंदन बल, डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, और ये क्या हो गया, टोटल फोर्स हो गया। ये क्या हो गया, टोटल फोर्स हो गया। ठीक है, देखो इसके बाद फोर्स अपने पास क्या होगा, एम ए को क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये अपने पास क्या, माइनस के एक्स माइनस लेमडा वी। वी को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वी को भी सेम ये लिखा, डी एक्स अपॉन डी टी। इस तरह से अपने पास इक्वेशन आई। और ये जो एम है इस एम को अपन डिवाइड में लेकर चली गई। ठीक है, देन ये बन गया अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, ये देखो यहाँ पर ये जो टर्म है यहाँ पर ये नेगेटिव है, इसको अपन इस साइड लेकर आएंगे तो ये बनेगी पॉजिटिव के अंदर, और इसको बोलते हैं डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर अगर अपन ये माने कि ये अपने पास एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, इसको माना 2b के इक्वल और इसको माना अपने ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। देखो इस तरह से इसको माना 2b के इक्वल, इसको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। अब लेमडा अपने पास क्या आता है, डैम्पिंग का कांस्टेंट था क्योंकि f इक्वल माइनस लेमडा वी, तो लेमडा शो करता था डैम्पिंग को। ओके, तो लेमडा अपॉन एम इक्वल 2b, तो b भी क्या होगा, b भी शो करेगा डैम्पिंग को। ओके, अगर अपन किसी मीडियम में पार्टिकल को रखें तो उस मीडियम की वजह से जो पार्टिकल है उसका मोशन धीरे धीरे कम होता है। ओके, तो ये शो करता है डैम्पिंग को। ओके, देन और ये अपने पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। ओके, अब देखो अगर अपन डैम्पिंग कंसिडर ना करें, देन इसको हटाएंगे तो ये बनेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब डैम्पिंग को कंसिडर करते हैं, इसको अपन कंसिडर करें तो ये बन गया डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन का
डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो आपको यहाँ तक करके आना है। बट अपना जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, उसमें यह बोला है कि लो डैम्पिंग के लिए आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, देखो अब ये अपने पास समीकरण नंबर 4 है, इसका अपन एक सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे, वो सॉल्यूशन ये होगा, ये अपन एज्यूम किया है। ओके, अब देखिए अगर ये इसका सॉल्यूशन है देन आफ्टर इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए इसका करेंगे अपन 2 बार डिफरेंशिएशन, इसके लिए क्या करेंगे, इसका करेंगे 1 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो इस तरह से तो अलग कुछ नहीं किया, जो समीकरण 4 है उसके अंदर अक्स का 1 बार डिफरेंशिएशन करके और अक्स का 2 बार डिफरेंशिएशन करके उनकी वैल्यू अपन ने पुट कर दी। ठीक है, देखो इस तरह से, और ये अपने पास हो गई इसकी वैल्यू। और जो समीकरण नंबर 4 है उसमें अपने सारी वैल्यूज पुट की, इसमें जो कॉमन आ रहा है ई की पावर अल्फा टी उसको कॉमन ले लिया। ठीक है, एंड अब देखिए इसको कॉमन लेने के बाद यहाँ पर इसको अपन ने कॉमन लेके इस साइड लेकर आए तो ये 0 बन गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो अल्फा का मान अपन यहाँ पर निकालेंगे। तो अगर अपने पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको अपने सोल्व किया, तो ये जो इक्वेशन है इसको अब सोल्व करके निकालेंगे अल्फा का मान। ओके, अगर अपने पास कोई द्विघाती समीकरण हो इस तरह से, तो इसका अक्स का मान निकालने का ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर a का मान क्या है, 1 है, b का मान क्या है, 2b है, c का मान क्या है अपने पास 1 है। ठीक है, तो सबका वैल्यू पुट करेंगे और इसके लिए अल्फा का मान अपन फाइंड आउट करेंगे। देखो इस तरह से, तो कुछ नहीं किया अलग से, बस सबके वैल्यूज ही पुट करनी है। ओके, तो सबका वैल्यू पुट किया इसके अंदर। अब 4 को बाहर लिया तो 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो 2 से 2 ये सब कैंसिल हो गए इस तरह से, और ये अपने पास अल्फा हो गया। तो अल्फा की 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक तो अगर यहाँ पर प्लस लें, दूसरा अगर यहाँ पे माइनस लें। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर। अगर एक बार प्लस लें तो जो वैल्यू है उसको बोला है अपन अल्फा 1, और अगर एक बार अपन माइनस लें तो जो वैल्यू आएगी उसको बोला है अल्फा 2। ठीक है, इस तरह से। तो बेसिकली जो अक्स अपने पास था वो क्या एज्यूम किया था, ई की पावर अल्फा टी एज्यूम किया था। अल्फा की 2 वैल्यू है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, दोनों वैल्यू क्या करेंगे, अक्स के मान में अपन पुट करेंगे। ठीक है, देखो इस तरह से। तो बेसिकली अक्स इक्वल ई की पावर अल्फा टी, तो एक बार पुट कर दिया अल्फा 1, एक बार पुट कर दिया अल्फा 2, तो ये अपने पास आया डिस्प्लेसमेंट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इतना सा आए कि जो डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बताइए, तो आपको यहाँ तक करके आना है। ठीक है, यहाँ तक करके आना। ओके, अब देखिए एक तो अपने पास आया है बी, एक यहाँ पर आया है ओमेगा। बी शो करता है डैम्पिंग को और ओमेगा शो करता है अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसको शो करता है। ठीक है, देन ये जो बी अपने पास है वो डैम्पिंग को शो करता है। तो अगर बी का मान ज़्यादा है इसका मतलब डैम्पिंग ज़्यादा है ओब्वियसली। अगर डैम्पिंग ज़्यादा है उसको बोलते हैं अपन अति अवमंदन, ओवर डैम्पिंग या फिर हाई डैम्पिंग। ओके, अगर बी का मान कम है, जब b का मान कम होता है इसका मतलब डैम्पिंग कम है, और जब डैम्पिंग कम होती है उसको बोलते हैं न्यून अवमंदन या फिर लोअर डैम्पिंग या फिर अपन लेस डैम्पिंग भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, देखो और अगर b का मान लगभग ओमेगा के इक्वल आए इसका मतलब इस कंडीशन को बोलते हैं अपन क्रिटिकल डैम्पिंग, क्या बोलते हैं, क्रांतिक अवमंदन की स्थिति। ठीक है, देखो अब तो अपने 3 केस देखे हैं। तो जो b और ओमेगा है उसके 3 केस पॉसिबल है। b का मान ओमेगा से कम हो सकता है, लो डैम्पिंग,
बी का मान ओमेगा के इक्वल हो सकता है क्रिटिकल डैम्पिंग, बी का मान ओमेगा से ज़्यादा हो सकता है ओवर डैम्पिंग का केस है। ठीक है, देखिए आगे। ओके, अब बात करेंगे अपन लो डैम्पिंग की। अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन ये था कि जो लो डैम्पिंग है उसमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। उसके लिए क्या करेंगे? बी का मान अपन ओमेगा से कम लेंगे और इस कंडीशन को अपन इसमें पुट करके सोल्व करेंगे अक्स का मान। ठीक है, अब बात करते हैं लो डैम्पिंग की। एक सेकेंड, ये देखिए, तो अपना पहला पॉइंट है लोअर डैम्पिंग, या इसको बोल सकते हैं अंडर डैम्पिंग या फिर न्यून अवमंदन। अब ये क्या होता है? जब B का मान कम हो, जब डैम्पिंग कम हो, इसका मतलब अपना मीडियम ऐसा हो कि जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसका मान कम हो। मीन्स अपना मीडियम इस तरह का है कि उसकी वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जो डैम्पिंग फोर्स लगता है, उसका मान कम है। इसका मतलब यहाँ पर इफेक्टिव क्या रहेगा? यहाँ पर अपना सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा इस केस के अंदर। ये जो अपने पास B है ओमेगा से क्या है? कम है। ओके, तो ये जो अपने पास है इसके अंदर क्या करेंगे? माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि B का मान कम है और जिसका मान कम होता है उसको अपन बाद में लिखते हैं। तो पहले माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे। ठीक है, एंड इसमें जब माइनस को कॉमन लेंगे देन रूट -1 क्या होता है? आयोटा। तो इसको आयोटा लिखा, ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। इसको अपन ने माना बीटा। क्या माना? बीटा माना। ठीक है, देखो आगे। अब जो ये अपने पास है उसकी जगह लिखा है आयोटा बीटा, इसकी जगह क्या लिखा है? आयोटा बीटा। तो अक्स इक्वल था a⁻⁻b प्लस आयोटा बीटा। अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा? दोनों में से कॉमन आएगा e⁻−βt। तो ये क्या आएगा? ये अपने पास कॉमन आएगा e⁻−βt। तो जब ये कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? एक e⁻⁻βt प्लस b e⁻−βt। अब देखो, आपको एक फॉर्मूला तो पता ही होगा कि जो अपने पास e⁻⁻x होता है उसको क्या लिख सकते हैं? cos x प्लस आयोटा साइन x। और e⁻⁻x को क्या लिख सकते हैं? cos x माइनस आयोटा साइन x। x यहाँ पर क्या होगा? x यहाँ पर होगा बीटा टी। तो इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पर अपन इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, देखिए आगे। तो इसको एक को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें b को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें b को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब जो कोस बीटा टी है उसको एक साथ लिखेंगे यहाँ पर, और साइन बीटा टी को एक साथ लिखा है। ठीक है, इसको अपन एज्यूम कर रहे हैं एक्स नोट साइन फाई, और इसको एज्यूम कर रहे हैं एक्स नोट कोस फाई, और दोनों की वैल्यू यहाँ पे अपन पुट करेंगे। ओके, तो इस केस के अंदर अपन इसको ऐसे लिखेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, इस तरह से। देन x इक्वल x नोट e⁻−βt। ओके, तो ये जो x नोट है दोनों में से कॉमन लिया है और ये आया है साइन फाई कोस बीटा टी प्लस कोस फाई साइन बीटा टी। इसको लिख सकते हैं साइन फाई प्लस बीटा टी, क्योंकि साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, देखो आगे इस तरह से लिख सकते हैं। देन अब देखो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल x नोट e⁻−βt, और साइन a प्लस बी को साइन b प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो साइन बीटा टी प्लस फाई अपन ने लिख दिया। और ये है डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? लोअर डैम्पिंग का डिस्प्लेसमेंट। देखो, अब देखिए यहाँ पर जब डिस्कस किया था अपन ने सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें क्या देखा था? उसका डिस्प्लेसमेंट आया था x इक्वल a
साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पर भी सेम यही आया है। एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड अपने पास ये है, और ये बीटा क्या है, बीटा अपने पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। इसका मतलब इसके समान ही है ये। इसका मतलब ये है कि लो डैम्पिंग के अंदर क्या होता है, जो ऑसिलेटर है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, और जो अपने पास एम्पलीट्यूड है, देखो एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पर टाइम के साथ डिक्रीज होगा, बट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका ए एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है, बट लो डैम्पिंग का एम्पलीट्यूड क्या रहता है, टाइम के साथ डिक्रीज होता है। देखो माइनस है यहाँ पे, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, तो ये आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ओके, अब बीटा यहाँ पर क्या था, देखो ये तो अपने पास एम्पलीट्यूड है, और जो एम्पलीट्यूड है टाइम के साथ इस तरह से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ये अपने पास जो एक्स इक्वल आया है उसका डायग्राम है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो बीटा अपन ने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो जब बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसका एम्पलीट्यूड ए है, और डैम्पिंग का, लो डैम्पिंग का एम्पलीट्यूड है एक्स नॉट ई की पावर माइनस बीटा टी। बी यहाँ पर क्या है, लेमडा अपॉन 2 है। ठीक है, और जब एस एच एम पढ़ा था उसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा आया था, और लो डैम्पिंग का बीटा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, इस तरह से। ओके, ओमेगा का मान के अपॉन एम है, और बी का मान था लेमडा अपॉन 2m। इनका मान अपन ने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये आई है अपनी डैम्पिंग के अंदर एंगुलर फ्रिक्वेंसी बीटा। ओमेगा यहाँ पर है एस एच एम की एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और बीटा अपने पास क्या है, डैम्पिंग ऑसिलेटर की एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, देखिए, और अगर आपको पता है फ्रिक्वेंसी का मान, तो यहाँ से अपन टाइम पीरियड निकाल सकते हैं इस तरह से, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अपॉन बीटा। बीटा यहाँ पर क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, देखो इस तरह से, तो ये अपने पास क्या हो गई, एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो गई, और टाइम पीरियड हो गया। ओके, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आए आपको पास कि डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, और लो डैम्पिंग के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बताइए, उस केस में आपको ये पूरा करके आना है। ओके, देखो आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और ये जो फॉर्मूले है, सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे। तो इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये वाला, ये करते हैं पहले। देखो बेसिकली सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड, ये क्वेश्चन देखना बी नंबर का। एक 100 ग्राम का अपने पास क्या है, एक 100 ग्राम का एक पार्टिकल है, मान सकते हैं कोई पिंड है, जो कि किसी स्प्रिंग के द्वारा लटका गया है। ओके, अब जब किसी पार्टिकल को स्प्रिंग से लटकाएं, देन आफ्टर जो स्प्रिंग अपने पास है वो 2 सेंटीमीटर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है उसको। देन इफ रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द स्प्रिंग इज 1 सेकेंड, देन फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेटर। ठीक है, देखो आपको क्या क्या गिवन है, आपको एक तो गिवन है मास 100 ग्राम, एक स्प्रिंग है इस तरह से, और यहाँ पर एक एम मास लटका है। जब स्प्रिंग के ऊपर एक एम मास अटैच करें, देन आफ्टर इस स्प्रिंग की लंबाई में इंक्रीमेंट आता है, और ये इस तरह, ये कितना है, 2 सेंटीमीटर, इस तरह से। ओके, तो पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg,
तो mg हो गया। और एक पार्टिकल के ऊपर लगता है रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि चाहता है कि पार्टिकल वापस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आए, तो ये होता है kx। ओके, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लेंगे क्योंकि ये अपने पास मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। m का मान ये रहा, g का मान पता है, x का मान 2 सेंटीमीटर, यहाँ से k का मान अपन निकाल सकते हैं। तो k इक्वल आएगा m का मान 100 ग्राम, इस ग्राम को kg में चेंज करेंगे इस तरह से, इंटू g 10, x का मान 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, k का मान आएगा। अपने को निकालना है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड निकालने के लिए अपने को निकालना पड़ेगा बीटा का मान। बीटा क्या था, डैम्पिंग का एंगुलर फ्रिक्वेंसी था, और बीटा का फॉर्मूला डिस्कस किया था ओमेगा स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, k अपॉन m, तो यहाँ पर लिखेंगे k अपॉन m। m का मान अपने को पता है 100 ग्राम, और 100 ग्राम को चेंज करेंगे kg में। ओके, k का मान यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो k का मान इसमें पुट करेंगे, माइनस b का स्क्वायर। ओके, आपको क्या गिवन है, आपको ये गिवन है रिलैक्सेशन टाइम। तो सबसे पहले ये समझते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। देखिए, ये समझते हैं अपन, और यहाँ पर इस तरह लिखना, एक सेकेंड, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे अपन रिलैक्सेशन टाइम। देखो, तो रिलैक्सेशन टाइम होता है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं, एक सेकेंड। देखो, ये समझते हैं पहले कि रिलैक्सेशन टाइम अपने पास क्या होता है, ठीक है। देखो, समझते हैं इसको। लिखो पहले इसको। देखिए, ये अपने पास क्या था, एम्पलीट्यूड था। ओके, अगर टाइम का मान 1/b हो तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम वो टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, वो टाइम जिसके लिए एम्पलीट्यूड का मान क्या हो, उसके एक्चुअल एम्पलीट्यूड का 1/e गुना हो, या अपन ये बोल सकते हैं वो टाइम जिसके अंदर एम्पलीट्यूड का मान क्या हो, x0 का 1/e गुना हो, तो उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ओके, यहाँ पर आपको गिवन था इस क्वेश्चन के अंदर टाइम का मान, तो रिलैक्सेशन टाइम आपको गिवन था, और ये अपने पास क्या है b, तो t इक्वल 1/b। b यहाँ पर क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट है। ओके, तो टाइम का मान आपको गिवन है 1 सेकेंड, तो यहाँ से b का मान अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन कहाँ गया, 1 सेकेंड, ये देखिए, तो b को क्या लिख सकते हैं, t इक्वल 1/b, और अगर अपने पास टाइम t है तो इसको अपन टो भी लिखते हैं, टो को दर्शाते हैं रिलैक्सेशन टाइम से, और यहाँ पर टो का मान क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड गिवन है, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं करना आपको, टो का मान पुट कर देना 1 सेकेंड, के का मान यहाँ से पुट कर देना, एम अपने पास मास है, इसको सोल्व करोगे तो बीटा का मान आएगा, ठीक है। और उस बीटा को पुट करेंगे टाइम पीरियड की फॉर्मूले में, और अपने को निकालना है टाइम पीरियड, तो इसके अंदर बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और अपने पास क्या आएगा, टाइम पीरियड आएगा, ठीक है। लिखिए इसको। तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो 300 ऑसिलेशंस हो रहे हैं 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 300 ऑसिलेशंस, ये 1 सेकंड में हो रहे हैं, ठीक है। एंड अगर जो ऑसिलेटर है वो कर रहा है 3000 ऑसिलेशंस, तो ऑसिलेशंस कितने हैं टोटल 3000। अगर एम्पलीट्यूड का मान क्या हो, इनिशियल मान का 1/10 हो, देन आपको ये पूछा है कि डैम्पिंग कांस्टेंट क्या होगा, और ये पूछा है रिलैक्सेशन टाइम अपने पास क्या होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या क्या पूछा है आपको ये पूछा है एक तो डैम्पिंग कांस्टेंट, तो जब भी डैम्पिंग कांस्टेंट का मान पूछे तो बी का मान आपको निकालना है, बी दर्शाता है डैम्पिंग को, ठीक है। देखो ध्यान से, तो बेसिकली आपको निकालना है डैम्पिंग, और आपको दे रखा एम्पलीट्यूड के लिए एक स्टेटमेंट, वो अपने पास क्या होता है, देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इक्वल एक्स नोट ई की पावर माइनस बीटा टी। एम्पलीट्यूड का मान क्या है 1/10 है उस टाइम के अंदर, तो एम्पलीट्यूड क्या है 1/10 है एक्चुअल एम्पलीट्यूड का। तो जिस एम्पलीट्यूड में इसका मान 1/10 है उस टाइम के अंदर जो अपने पास डैम्पिंग कांस्टेंट है वो आपको निकालना है। तो एक्स नोट से एक्स नोट कैंसिल, तो इसको लिख सकते हैं अपन 1/10 इक्वल ई की पावर माइनस बीटा टी, तो इसको लिखेंगे अपन 10 इक्वल ई की पावर बीटा टी। अब यहाँ से अपन मान निकालना है अपने को बी का, ये बी का मान अपने को निकालना है, तो अपने को चाहिए एक टाइम टी, ठीक है, कि कितने टाइम के अंदर जो पार्टिकल उसका एम्पलीट्यूड क्या हो 1/10 हो जाए, ठीक है। देखो बेसिकली 1 सेकंड के अंदर 300 ऑसिलेशंस, तो 3000 ऑसिलेशंस में कितना टाइम लगता है, तो टाइम कितना लगेगा 3000 ऑसिलेशंस में 10 सेकंड। 1 सेकंड में 300 ऑसिलेशंस हो रहे हैं और 3000 ऑसिलेशंस में कितना टाइम लगेगा 10 सेकंड लगेगा। यहाँ पर अपन 10 पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ से आएगा बी का मान, और बी क्या होता है, बी होता है डैम्पिंग कांस्टेंट। बी क्या होता है, बी होता है अपना डैम्पिंग कांस्टेंट, ठीक है। लिखिए इसको, तो इसको आगे सोल्व तो आप खुद कर लेना, ओके। दोनों साइड अपन लॉग लेंगे ना, तो इससे ये बी का मान आ जाएगा, और टी की जगह 10 सेकेंड पुट कर देना, ठीक है। अब देखो आगे, अब बात करते हैं रिलैक्सेशन टाइम की। तो यहाँ पर जो अपने पास रिलैक्सेशन टाइम है वो एम्पलीट्यूड का है, आगे अपन डिस्कस भी करेंगे एनर्जी का विश्रांति काल क्या होता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ओके। बट अगर एग्जाम में गिवन हो एम्पलीट्यूड का विश्रांति काल, तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, और एनर्जी का विश्रांति काल का फॉर्मूला कुछ अलग होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको थोड़ा करेक्ट करना, यहाँ पर ऐसे लिखो रिलैक्सेशन टाइम ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का निकालना है अपने को। यहाँ पर लिखो आयाम का विश्रांति काल, आयाम का विश्रांति काल, ओके। अगर एग्जाम में ये पूछे, बी नंबर पॉइंट अपने पास क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ओके। अगर एग्जाम में ये पूछे एम्पलीट्यूड का विश्रांति काल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है टो इक्वल टाइम इक्वल 1/b। तो यहाँ से b का मान निकालेंगे, उस मान को इसमें पुट करेंगे, तो टो का मान आएगा, और इसकी सहायता से अपन निकाल सकते हैं विश्रांति काल एम्पलीट्यूड का, ठीक है। लिखिए इसको, ओके। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपको पूछेगा
एंगुलर फ्रिक्वेंसी, या आपको पूछेगा टाइम पीरियड, या आपको पूछेगा यहाँ पर डैम्पिंग कांस्टेंट, या पूछेगा आपको विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। ये 4 टाइप के ही इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे। एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये है एम्पलीट्यूड का विश्रांति काल। एक आपको याद रखना पड़ेगा कि जो अपने पास फ्रिक्वेंसी है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, उसका फॉर्मूला। एक याद रखना पड़ेगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी होगी, और जो एम्पलीट्यूड का था वो भी याद रखना होगा। इनमें से ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है, या फिर आपको ये पूछ सकता है कि जो डैम्पिंग है वो क्या होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसका इक्वेशन ड्राइव कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, अगले टाइप के क्वेश्चंस की। देखो, अगला एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेकंड, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। जो डैम्पिंग कांस्टेंट, जो डैम्पिंग होता है अपने पास, डैम्पिंग ऑसिलेशंस, उसके अंदर ये क्या करता है, ये देखो धीरे धीरे ऑसिलेटर के मोशन को डिक्रीज करेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, ऑसिलेशंस कम होते जाते हैं, एक पॉइंट पर आकर ये रुक जाएगा। ठीक है, एंड इस केस के अंदर क्या होता है, जो ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी में लॉस होता है टाइम के साथ, उसको ही क्या बोलते हैं, पावर डिसिपेशन, शक्ति का क्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर डिसिपेशन, शक्ति क्षय बोलते हैं। तो अपने को निकालनी है इस ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी कितनी होगी, और इस ऑसिलेटर का एक सेकेंड, यहाँ पे लिखो क्वालिफाई फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर। एक सेकेंड, इसको लिखो यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर, विशेषता गुणांक, क्वालिटी फैक्टर। तो आपको ये पूछा है टोटल एनर्जी, एवरेज पावर डिसिपेशन और क्वालिटी फैक्टर ऑफ डैम्पिंग ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। ओके, अब जब डिस्कस कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें अपन ये देखा था कि जो ऑसिलेटर है उसकी जो एनर्जी थी, टोटल एनर्जी, वो क्या थी, वो कांस्टेंट थी वहाँ पे। ठीक है, बट इसमें देखना, इसके अंदर जो टोटल एनर्जी आएगी वो टाइम के साथ क्या होगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन था उसमें एम्पलीट्यूड भी क्या था, टाइम के साथ कांस्टेंट था, और जो ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी भी क्या थी, टाइम के साथ कांस्टेंट थी। बट इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर एम्पलीट्यूड भी क्या था, टाइम के साथ चेंज हो रहा था, और वो था x0 e⁻⁻βt, और जो एनर्जी होगी वो भी टाइम के साथ चेंज होगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसका मतलब ये ऊर्जा के संरक्षण के नियम को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं अपन इसके डेरिवेशन की। तो जो कुल ऊर्जा का डेरिवेशन क्या होगा, पावर डिसिपेशन का क्या होगा, और क्वालिटी फैक्टर का क्या होगा। तो अब तक अपन ने जो डिस्कस किया है x का मान, उसी का मान यूज करके अपन आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, और ये सारा केस डिस्कस करेंगे लो डैम्पिंग के लिए। देखिए इस तरह से, ये देखिए अपना टॉपिक क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद इनको ऐड करेंगे तो आएगी टोटल एनर्जी। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे अपन काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद करेंगे टोटल एनर्जी। देखिए, जब बात करते हैं लो डैम्पिंग की, तो जो लो डैम्पिंग का उसके अंदर ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन था, और ये क्या था, इसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी का मान। अब अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एक सेकेंड, ये देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv का स्क्वायर। तो सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के साथ, और
निकालेंगे अपन v का मान। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, v का मान निकालेंगे, इसका करेंगे एक बार डिफ्रेंसिएशन। तो इसका किया अपन ने डिफ्रेंसिएशन, साइन का कोस हो गया इस तरह, और इसके बाद इसका किया, ये भी टाइम पर डिपेंडेंट है, ये भी टाइम पर डिपेंडेंट है, इसका क्या डिफ्रेंसिएशन, इसको आगे सिंप्लीफाई किया है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये हो गया इस तरह से, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसके बाद ये जो अपने पास यहाँ से कॉमन आएगा एक्स नॉट ई की पावर माइनस बीटा टी, उसको कॉमन ले लिया और इसको लिख दिया, और ये आई है वेलोसिटी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी का स्क्वायर, ओके, और जो v है उसका स्क्वायर अपन ने कर दिया इस तरह से, ये क्या हो गया वेलोसिटी का स्क्वायर। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे v का स्क्वायर को, तो जब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, ये हो गया v का स्क्वायर, ओके। देखिए तो बेसिकली इसके अंदर जो कॉमन आ रहा था उसको कॉमन ले लिया और उसको बाहर कर दिया, तो ये तो बाहर कर दिया, इसका स्क्वायर आ गया और ये अपने पास अंदर बच गया। इसका करेंगे स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ओके। देखो इस तरह से, अब देखो ये अपने पास है कोस, इसको थीटा मान सकते हैं, और ये अपने पास है साइन, इसको थीटा मान सकते हैं, और ये 2 है, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने लिखा साइन 2 इंटू थीटा अपने पास, ठीक है। थीटा क्या है, बीटा टी प्लस फाई है, ठीक है। देखिए अगर अपन बात करें एक टाइम पीरियड की, तो जो साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है उसका मान क्या होता है, 1/2 होता है एक टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पर क्या लेंगे, इसका मान 1/2 लेंगे और इसका मान क्या लेंगे, 0 लेंगे, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद इसकी जगह 1/2 पुट करेंगे, इसकी जगह 1/2 और इसकी जगह 0 पुट करेंगे, क्योंकि अपन निकाल रहे हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देखो इस तरह, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी अपने पास ये आई है, इसकी जगह 0 पुट कर दिया, उनकी जगह 1/2, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, बीटा स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बीटा स्क्वायर अपन ने एज्यूम किया था ओमेगा स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ओके। तो ये इसको अपन ने सोल्व किया, तो ये अपने पास आया है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से अपन निकालेंगे एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, फिर दोनों को ऐड करके निकालेंगे टोटल एवरेज एनर्जी, ठीक है। देखो तो ये अपने पास क्या आई है, काइनेटिक एनर्जी, तो ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। देखो ये टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये टाइम के साथ क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट अपना पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स का स्क्वायर होता है, ओके, और के का मान अपने पास क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर होगा, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर अपन के का मान पुट कर दिया, और जो एक्स था उसका अपन ने स्क्वायर किया, एक्स का मान क्या था, एक्स नॉट ई की पावर माइनस बीटा टी बी टी साइन बीटा टी प्लस फाइव, तो इसका अपन स्क्वायर कर दिया। इसका एवरेज मान क्या होता है एक टाइम पीरियड के लिए, 1/2, इसका मान 1/2 पुट किया और इसको आगे अपन ने सिंप्लीफाई किया, ठीक है। अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू आया था वही आया है पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज वैल्यू। अब दोनों को ऐड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे अपन टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी अपने पास क्या होगी, देखो ये तो आई है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये आई है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। अपने को निकालनी है टोटल एनर्जी, इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो ये आएगा, और ये है टोटल एनर्जी, और ये टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब इस केस में जो अपना एनर्जी है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ पर कंजर्व नहीं रहती, ओके। अब देखिए अपन ने पहले डिस्कस किया था एम्पलीट्यूड का रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, अब डिस्कस करेंगे एनर्जी का रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, ओके। देन
देखिए, जब टाइम का मान 0 हो उस केस में एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि जो डैम्पिंग फोर्स लगता है ड्यू टू मीडियम, उसकी वजह से क्या होती है, पार्टिकल की वेलोसिटी धीरे धीरे होती है, और जब पार्टिकल धीरे धीरे ऑसिलेशंस करेगा तो क्या होगा, उसका एनर्जी कम होता रहता है। ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। अब देखिए, एनर्जी का विश्रांति काल क्या होता है, वो टाइम, वो समय जिसके अंदर जो अपनी एनर्जी होती है वो मैक्सिमम एनर्जी की 1/e गुना हो, उस टाइम को बोलते हैं एनर्जी का विश्रांति काल। और जो टाइम अपने पास है वो क्या होगा, 1/2b होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अपने पास है एनर्जी का विश्रांति काल है, और 1/b क्या था, एम्पलीट्यूड का विश्रांति काल था। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। तो ये हो गया अपना एनर्जी का विश्रांति काल। ठीक है, देखो इस तरह से तो अपन ने डिस्कस कर लिया टोटल एनर्जी। अगर बात करें डैम्पिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उस केस के अंदर टोटल एनर्जी क्या होगी एंड एनर्जी का रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पर अपन बस ब्रीफली ही समझेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हर टॉपिक के हर वर्ड को अपन समझें ज़्यादा अच्छे से। ओके, देखो तो ये अपने पास क्या होगा, एनर्जी होगी। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे पावर डिसिपेशन, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, देखो इस तरह से नेक्स्ट अपना पॉइंट है पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ एवरेज टोटल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी ई अपने पास है, जो एवरेज टोटल एनर्जी है, वो टाइम के साथ कितना डिक्रीज हो रही है, वही क्या होती है, पावर डिसिपेशन होता है। ठीक है, देखो इसका मान अभी फाइंड आउट किया है अपन ने, तो इसका मान अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, इसका करेंगे टाइम के सापेक्ष एक बार डिफरेंशिएशन, तो आएगा इस तरह से। देखो इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये तो कांस्टेंट बाहर आएगा, इसका होगा डिफरेंशिएशन और इसका क्या होगा, -2b बाहर आएगा, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ओके, देखो तो ये तो अपने पास पावर डिसिपेशन का एवरेज वैल्यू 2b, और ये क्या हो गया, E हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एनर्जी का एवरेज वैल्यू। ओके, एंड टो इक्वल था 1/2p, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टो, E/टो, और ये फॉर्मूला है पावर डिसिपेशन का। ठीक है, E/टो, इस तरह से। तो ये होता है अपने पास पावर डिसिपेशन। अब नेक्स्ट अपना पॉइंट है क्वालिटी फैक्टर। तो अब डिस्कस करेंगे अपन क्वालिटी फैक्टर। देखिए क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला ये देखो, द एबिलिटी ऑफ स्टोर एनर्जी इन वन टाइम पीरियड विथ रेस्पेक्ट टू पावर डिसिपेशन कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। तो जो एक आवर्तकाल है, एक आवर्तकाल में दोलक की वो पावर, वो एबिलिटी जिसके अंदर वो एनर्जी स्टोर करती हो विथ रेस्पेक्ट टू पावर डिसिपेशन, वही क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल 2π/T इंटू ई का अपने पास एवरेज वैल्यू अपॉन क्या होगा, पावर डिसिपेशन का एवरेज वैल्यू। इसका मान अभी डिस्कस किया था E/टो, वो पुट करेंगे, तो यहाँ से Q ये आएगा ये अपने पास 2π/T है, और ये टो है, टो इक्वल क्या था, 1/2b था। ओके, देन ये अपने पास क्या हो गया, ω/2b हो गया, इसको लिख सकते हैं ω/टो। ओके, अब जब अपने पास बात करते हैं ω/टो की, ओमेगा यहाँ पर क्या है, ओमेगा यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन का एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, और बीटा क्या होता है, बीटा होता है डैम्पिंग ऑसिलेशंस का एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये हो गया क्वालिटी फैक्टर इस तरह से। और जो भी अपन ने डिस्कस किया एनर्जी, पावर, पावर डिसिपेशन, क्वालिटी फैक्टर, सारे केसेस लो डैम्पिंग के लिए होते हैं। ठीक है, देखो आगे
तो ये अपने पास क्या हो गया, क्वालिटी फैक्टर कंप्लीट होता है। ओके, एक क्वेश्चन है क्वालिटी फैक्टर के ऊपर, ये देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। इसके अंदर आपको ये बोला है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। ओके, एंड प्रूव दैट द क्वालिटी फैक्टर फॉर डैम्पिंग ऑसिलेटर ये होता है। तो आपको ये बताना क्वालिटी फैक्टर ये होता है, और यहाँ पर ओमेगा नोट क्या है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी, और नेचुरल फ्रिक्वेंसी कौन सी होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की होती है। ठीक है और टी अपने पास क्या है, रिलैक्सेशन टाइम यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है, और ये अपन ने अभी किया है। देखो इस तरह से अभी किया है अपन ने ये, एक सेकेंड, ये देखिए अभी डिस्कस किया है क्वालिटी फैक्टर इक्वल ओमेगा टो। ओमेगा अपने पास क्या है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रिक्वेंसी है, इसको ओमेगा नोट भी लिखते हैं। ठीक है, और टो की जगह अगर रिलैक्सेशन टाइम, अगर विश्रांति काल अपन टी माने, क्या माने, टी, तो क्यों आएगा ओमेगा नोट टी, और यही अपने को प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है। ठीक है, लिखिए इसको अब। तो इस तरह से एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। ठीक है अब एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी अपन डिस्कस कर लें। तो अपने क्या क्या डिस्कस कर लिया, बेसिकली इसमें दो टॉपिक सबसे मेन है। एक तो अपने पास डैम्पिंग क्या होता है, डैम्पिंग ऑसिलेटर क्या होता है, और लो डैम्पिंग का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बताइए। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, पावर डिसिपेशन क्या होता है, पावर डिसिपेशन का एक्सप्रेशन बताइए, एंड क्वालिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए, एंड एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। उसकी सहायता से आप निकाल सकते हो कि जो अपने पास क्वेश्चंस आए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लाइक एम्पलीट्यूड क्या होता है, एंड एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आपको यूज करके निकालना होगा, और ये पूछ सकता है टाइम पीरियड क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, एंड यहाँ पर दो पढ़ा है अपन ने विश्रांति काल, एक तो एम्पलीट्यूड का विश्रांति काल, दूसरा डिस्कस किया है अपन ने एनर्जी का विश्रांति काल। अगर एग्जाम में गिवन हो एम्पलीट्यूड का विश्रांति काल तो उसका यूज करना है, अगर एग्जाम में गिवन हो ऊर्जा का विश्रांति काल तो यूज करना है 1/2b। ठीक है, देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखो इस तरह से, ये देखिए ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है, प्रूव दैट ड्यू टू डैम्पिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर डिक्रीज बाय 12.25 Q%, वेयर Q इज क्वालिटी फैक्टर। यहाँ पे लिखो क्वालिटी फैक्टर। ये है क्वालिटी फैक्टर। तो लो डैम्पिंग के केस के अंदर आपको ये प्रूव करना है कि जो क्यों है उसका मान, जो अपने पास क्यों है वो इस तरह से क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, देखो ड्यू टू डैम्पिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटर डिक्रीज बाय, ओके, देखो आपको ये बताना है कि जो अपने पास डैम्पिंग ऑसिलेटर है उसके अंदर जो लो अपने पास डैम्पिंग होता है उसका फ्रिक्वेंसी इसके द्वारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, जब भी बात आए क्वालिटी फैक्टर की तो आपको सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ओके, देखो तो लो डैम्पिंग का फ्रिक्वेंसी क्या था, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, उसका फॉर्मूला अपने पास ये था। ये फॉर्मूला लो डैम्पिंग का है। यहां से ओमेगा को बाहर लेंगे इस तरह से। ओके, देखो इस तरह से, एक सेकेंड, यहां से ओमेगा ही आएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं,
ऐसे देखो, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था, Q इक्वल ओमेगा तो अपने पास क्या था 1/2b, तो ओमेगा अपॉन बी आएगा 4Q। ओके, तो यहां पर B अपॉन ओमेगा क्या होगा, B अपॉन ओमेगा इक्वल 1/4Q। इसका मान यहां पे पुट करेंगे तो ये आएगा 1 - 1/4Q का स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो बीटा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल 1 - 1/4Q का स्क्वायर। इस तरह से इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4Q स्क्वायर इक्वल 1 - बीटा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। इस ओमेगा को इस साइड लेकर जाएंगे तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल 1/4Q स्क्वायर। ठीक है, देखो अब इसको लिख सकते हैं ओमेगा माइनस बीटा ओमेगा प्लस बीटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और ये अपने पास 1/4 क्या होता है 0.25, तो इसको लिखेंगे 0.25 अपॉन क्यू का स्क्वायर। इस तरह से, ठीक है। देखो ये अपने पास ओमेगा है जो कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी है या फिर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी है, और ये बीटा है, ये डैम्पिंग ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी है। अगर इनका मान दोनों का लगभग इक्वल हो, अगर इनका मान क्या हो लगभग इक्वल हो, और इनका मान ओमेगा के इक्वल लेंगे, फिर दोनों का मान क्या है लगभग इक्वल है, और इनमें क्या हो बहुत कम डिफरेंस हो, माना डिफरेंस कितना है डेल ओमेगा है, और इनका मान ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा। इस तरह से ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो डेल ओमेगा अपॉन 2 इक्वल 2 को इस साइड लेकर जाएंगे 0.25 अपॉन 2Q का स्क्वायर। अगर अपन निकालें इसको परसेंटेज की फॉर्म में, देन डेल ओमेगा अपॉन ओमेगा इंटू 100% इक्वल, इसको 100 से गुणा करेंगे तो 25, और 25/2 क्या होता है 12.25, तो ये हो गया 12.25 अपॉन क्यू स्क्वायर परसेंटेज, और यही अपने को प्रूव करना था, यही अपने को प्रूव करना था। ठीक है, देखो इस तरह से, और ये अपन ने प्रूव कर दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने डैम्पिंग जो अपना ऑसिलेशंस था वो कंप्लीट कर लिया। इससे पहले किया था अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप ये जो टॉपिक अपन ने डिस्कस किया इसको अच्छे से करना, इसके नोट्स बनाना, और जो फॉर्मूले हैं इन सबको आपको एक साथ लिखना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।